नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वाराणसी में काशी तमिल संगमम में आयोजन में शामिल हुए। युवाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया अवलोकन। क्रिकेट प्रतियोगिता में बांटे पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रदेश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर दी जाएगी स्वास्थ्य एटीएम और फोन से परामर्श की सुविधा। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किसानों से किया संवाद। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अच्छी खाद, मिट्टी के परीक्षण और नई कृषि तकनीक को बताया जरूरी। सहारनपुर में निशुल्क वाईफाई पीएम वाणी योजना की हुई शुरुआत। आम नागरिकों को सस्ती दरों पर मिलेगी 5G की इंटरनेट सेवा। सहारनपुर के वन क्षेत्र की निगरानी में भी मिलेगी मदद। और वाराणसी में एक वाहन से रोडवेज बस की टक्कर में 12 यात्री हुए घायल। यात्रियों ने चालक द्वारा यात्रा के दौरान मोबाइल के प्रयोग से बस के अनियंत्रित होने पर हादसे का लगाया आरोप। वाराणसी में भव्य काशी तमिल संगमम जारी है। इसके तहत होने वाले आयोजनों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल हुए कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों की भूमिका विषय पर आयोजित समारोह में इसमें शामिल हुए। वहीं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यूपी के तमिलनाडु के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच के बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। काशी तमिल संगमम में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। लोग बढ़ चढ़कर इन आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को काशी तमिल संगमम में एक समारोह को संबोधित किया। समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों की भूमिका विषय पर आयोजित समारोह में उन्होंने मंदिरों को संस्कृति और इतिहास का संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। People are understanding in the world that there are different nations, different societies, different people, different faith, and each faith has to have its place in the world. But we also have to deal with the competitive advancement of other beliefs and other cultures. It is not enough just to hold our own. We have to promote, we have to present, we have to take our culture to the rest of the world. So everything that you are doing at home, we have to find a way that this message also goes around to the rest of the world. काशी तमिल संगमम के अंतर्गत फ्रेंडली मैच भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर IIT BHU क्रिकेट ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच हो रहे क्रिकेट मैच को देखने पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के संग स्वयं मैदान पर उतरकर खेल में हाथ आजमाया। दोनों मंत्रियों ने मैच के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि काशी तमिल संगमम युवाओं को आपस में जोड़ने वाला आयोजन है। काशी तमिल का ये जो गठजोड़ है, जो संगम है, ये आज का नहीं, ये सदियों पुराना है। लेकिन इसको जीवित करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो सदा कहते हैं, पंच प्रण की बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। पहला, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। हमें एकता एकजुटता के साथ काम करना है। हमें अपनी भागीदारी निभानी है, अपना सबको योगदान देना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गुलामी की सोच से बाहर निकलना है। Today I am very happy to hear with our Honorable Minister Shri Anurag Singh Thakur ji. Today is our friendship cricket between the Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's initiative एक भारत श्रेष्ठ भारत का अंदर यह प्रोग्राम हम लास्ट महीना नवंबर 16 से इधर शुरू किया।
काशी तमिल संगमम में भारतीय भाषाओं का उत्सव भी मनाया गया। इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन सहित गणमान्य हस्तियां शरीक हुईं। भारतीय भाषा उत्सव, भारतीय भाषाओं का इंद्रधनुष विषय पर हुए इस कार्यक्रम में देश की भाषाई विविधता की सुंदरता पर बात हुई। इस अवसर पर तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती को याद किया गया और उनके पोते और पोती को सम्मानित भी किया गया। भाषा तो जोड़ने के लिए होती है, क्षेत्रवाद फैलाने के लिए नहीं होती। और काशी और तमिलनाडु का रिश्ता तो जोड़ने वाला है, वो दूर रखने वाला नहीं। कुछ लोग प्रयास करते हैं कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर दोनों को अलग रखा जाए, लेकिन इस संगम के माध्यम से, काशी तमिल संगम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गहरा रिश्ता करने का काम किया है, जो 7000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान एवं प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव का जश्न मनाने के लिए आयोजित काशी तमिल संगमम में भारतीय संस्कृति की 2 प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर बात हो रही है। इस दौरान इन दोनों के बीच आपसी जुड़ाव और साझा मूल्यों को रेखांकित किया जा रहा है। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काशी तमिल संगमम का सांस्कृतिक कार्यक्रम बीएचयू के एमपी थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं के बीच में बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और हमारे संवाददाता से खास बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से युवाओं को तमिल और काशी से जोड़ने का सपना साकार किया है। का भी आयोजन किया गया है, जिससे युवाओं को शिक्षा के माध्यम से, खेल के माध्यम से जोड़ा जा सके। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री हमारे साथ हैं। आपने चूंकि कल्चरल प्रोग्राम भी देख लिया, जो कि एक मुख्य आयोजन है यहाँ पर काशी तमिल संगमम का। खेल का भी आयोजन आपने किया, पुरस्कृत किया खिलाड़ियों को। पूरे इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत न केवल सोचा, करके दिखाया। तमिलनाडु, काशी 2 अलग क्षेत्र हो सकते हैं, अलग भाषाएं बोली जा सकती हैं, अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन हजारों वर्ष पुराना रिश्ता है जो दोनों को शुभ नगरी के रूप में जोड़ता भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया है और इसमें खेलों को जोड़कर तो युवाओं को और जोड़ दिया है। कला, संस्कृति, खेल को देखकर तो युवा और जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की तरफ के ढोल नगाड़े और डांस को देखकर लगता है कुछ तो मिलता है। ये युवा मामलों के मंत्री हैं यार, अब जिस तरह बैठ के आप सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं के बीच देख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? देखिए, आनंद तो अपने युवा साथियों के बीच में देखने का ही है और युवा उसको एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे आगे बैठ के कभी नहीं पता चलता, पीछे बीच में बैठ के पता चलता है। और आपने देखा, ढोल चाहे तमिलनाडु का बज रहा, लेकिन धुन उसने बंगला की, पंजाब की बजा दी, महाराष्ट्र का ढोल भी बजा दिया, तो उत्तर प्रदेश के इलाकों में जैसे बजता है वो भी करके दिखा दिया। ये दिखाता है कि हम सॉफ्ट पावर के माध्यम से कैसे एक को दूसरे से जोड़ सकते हैं, जो अपने क्षेत्र को काटकर, क्षेत्र से परे जाकर देश और दुनिया में भारत की ताकत को दिखा सकता है। सॉफ्ट पावर से कैसे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ये कहना है मंत्री जी का। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर टेली कंसल्टेंसी यानी कि फोन से परामर्श और हेल्थ एटीएम की सुविधा दी जाएगी। इन सुविधाओं से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर मरीजों की 60 प्रकार की निःशुल्क जांच हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा के चलते छोटे से छोटे गांव में वेलनेस सेंटर पर बैठे मरीजों को बड़े शहरों के विशेषज्ञों से सलाह मिल सकेगी। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 14,500 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। 11,000 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ अफसर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले 8 वर्षों में देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जो कार्य हुए हैं वे अकल्पनीय हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार डबल इंजन की भाजपा सरकार का ध्येय है। सरकार हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे।
पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है ये अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होना। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान में प्रदेश के अंदर या तो संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण की वे अंतिम चरणों में चल रहे हैं। एम्स की स्थापना होना, 70 वर्षों में 6 एम्स बने। आज देश के अंदर 22 एम्स बन करके अपना कार्य कर रहे हैं या निर्माण के अंतिम चरणों में चल करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का मॉडल अपना अपना हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना मॉडल है। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसमें हेल्थ को कभी कॉमर्स के साथ नहीं जोड़ा गया है। हेल्थ हमारे लिए व्यापार नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और दोस्तों, आप सेवा करने के लिए जुड़ी हुई आर्मी है और इसलिए जब आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं तब यहां जब आपका प्रेजेंटेशन में मैंने देखा आपको गांव की कमेटी के साथ, आरोग्य कमेटी के साथ काम करना है, गांव के प्रधान के साथ काम करना है, आशा बहन के साथ काम करना है और आपको रिकॉर्ड भी ठीक रखना है, आपको मैनेजमेंट भी करना है, आपको सभी के साथ जुड़ के आपकी जिम्मेवारी को जब आप वहन कर रहे हैं तब मेरा आग्रह है आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि देश का हेल्थ और स्वास्थ्य का भार सचमुच आपके जिम्मे में विशेष है और ऐसी स्थिति में कठिनाई बहुत आएगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से उर्वरक, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और कृषि को समृद्ध बनाने जैसे विषयों पर बातचीत की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। किसान की आय दोगुनी होने के लिए उसे अच्छी खाद मिलनी चाहिए, उसको अच्छा भाव मिलना चाहिए, अच्छी तकनीक की जानकारी होनी चाहिए, खेती के उपयोग में आने वाली मशीनों की जानकारी उसे होनी चाहिए, समय समय पर मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए ताकि अगर मिट्टी में कोई बीमारी है तो उसका इलाज किया जा सके। इन सभी उपायों को अपनाने से किसान की आय दोगुनी हो सकती है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं जो किसानों की आय को दोगुना करने में मील का पत्थर साबित होंगे। आज रामनगर के हमारे किसान समृद्धि केंद्र की मेरी विजिट के दरमियान किसानों से संवाद हुआ और किसानों ने बताया कि नैनो यूरिया हमारी फसल के लिए बहुत उपयोगी है। किसान ने स्वयं ने जिन्होंने उसका उपयोग किया है उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से हमारा पैसा भी बचता है, हमारी सॉइल मिट्टी भी बचती है और सुविधा भी रहती है। एक बैग यूरिया
एक बोतल में समाविष्ट हो जाता है, यानी कि एक बोतल नैनो यूरिया बराबर एक बैग यूरिया। तो किसानों को अपने खेत तक ले जाने में भी सुविधा होती है, फसल भी अच्छी निकलती है, दाम भी कम रखते हैं, मिट्टी का भी संरक्षण होता है। इस दृष्टि से नैनो यूरिया का प्रचलन दिन प्रतिदिन सारे देश में बढ़ रहा है। आज कृषि समृद्धि केंद्र पर, किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों ने जो मुझे बताया, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और आने वाले दिनों में किसान नैनो यूरिया का उपयोग करके अपने ज़्यादा दाम कमाए और प्रधानमंत्री जी का किसान की आय डबल करने का जो स्वप्न है उसको साकार करने में सहयोग भी मिलेगा। सहारनपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने के उद्देश्य से सहारनपुर के मंडलायुक्त एम लोकेश द्वारा शिवालिक मोहंड फॉरेस्ट रेंज और शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र में निःशुल्क वाईफाई प्रधानमंत्री वाणी योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के द्वारा वर्ष 2020 में देश में सस्ती दर पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को जो मंजूरी दी गई थी, अब उसके विस्तार के क्रम में सहारनपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री वाणी योजना से सहारनपुर के आम नागरिक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मी अब 5G स्पीड के साथ हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ ले सकेंगे। विशेष बात यह रहेगी कि जो भी उपभोक्ता यहां वाईफाई का प्रयोग करेगा, उसकी पूरी फोन डिटेल सर्वर में एक्सेस हो जाएगी, जिससे फॉरेस्ट क्षेत्र में अराजक तत्वों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। करके ये नया मेश नेटवर्क का एक नया ये सोच है, इसको ले आया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया। इनफैक्ट मैं सत्यम के साथ वहाँ जाकर देखा भी, हम लोग सिर्फ कॉल्स नहीं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं सिंपल प्लेन कॉल के साथ। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है, ये 5G कनेक्शन है एंड फॉरेस्ट का जितने भी सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस को उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक इच्छा, मतलब उन लोगों का रिक्वेस्ट है नेटवर्क फॉरेस्ट एरिया में ना बढ़े। और जहाँ का, और ये जो सत्यम ने जो वहाँ पर सिस्टम सेटअप किया, जो मेश का जो डिश लगा दिया, तो सिर्फ 5 रिसीवर्स को लगाकर 700 मीटर 800 मीटर मतलब मंदिर का आसपास जहाँ पर जनता का मूवमेंट होगा, श्रद्धालुओं को मूवमेंट होगा, उसी एरिया में नेटवर्क इन्होंने दिया। अगर हम टावर लगाते हैं किसी एजेंट कंपनी के माध्यम से टावर, तो पूरा एरिया में नेटवर्क आ जाता है, जो फॉरेस्ट वालों के लिए उचित नहीं है। जो सत्यम जो एंटरप्रेन्योर है CQ कंपनी का, उन्होंने जो सिस्टम बना दिया, जितना एरिया में हम लोगों को नेटवर्क चाहिए होगा, जहाँ जहाँ पब्लिक होगा, जहाँ जहाँ दुकानें लगती है, तो उसी एरिया में उन्होंने नेटवर्क दिया। ये बहुत अच्छी एक हम लोगों के लिए एक लाभदायक विषय है। तो ये जो PM वाणी कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 चीजें हैं। एक PDOA है जो एग्रीगेटर है, और PDO होता है ऑफिसेस। जो लोग होते हैं वो डेटा बेचते हैं। बेसिकली क्या है कि अभी क्या रहता है कि आपने अगर अपनी शॉप पर PDO का कुछ एक सेटअप लगा दिया, तो आपकी शॉप पर कोई आता है, सिर्फ जैसे PCO होता था, कॉलिंग के पैसे दे देता है और चला जाता है। तो इंटरनेट उसके लिए नहीं है। अगर आपके पास फोन है तो आपका नेट पूरे टाइम उसमें चलना चाहिए, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, वो जो PDO हैं वो एक एरिया को कवर करेंगे। वो घर पर OTT सर्विसेज भी देंगे, TV भी देंगे, वो एजुकेशन भी देंगे। तो बेसिकली वो क्या रहेंगे, वो उन्हें सर्विस देंगे एक एरिया को। जो अभी एक आदमी को सर्विस दे रहा था, वो अब 10 घरों को सर्विस दे पाएगा। और इस खबर पर और जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां पर मौजूद है हमारे दूरदर्शन के संवाददाता फरमात अली। फरमात, सहारनपुर में फ्री वाईफाई PM वाणी योजना की शुरुआत की गई है। आम नागरिक को इस योजना से किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है, बताइए। अपनों से कैसे जुड़े वहाँ बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी या टावर के,
तो ऐसे में इस योजना की शुरुआत जो प्रधानमंत्री ने 2020 में की थी 9 दिसंबर को, तो उसी योजना के अंतर्गत अब यहाँ वाईफाई पीएम वाईफाई जो वानी है, उस योजना के अंतर्गत ये एक हॉटस्पॉट बनाया गया है। अब इससे लगभग 700 मीटर के दायरे में ये काम करेगा, क्योंकि वहाँ जी जो वहाँ मंदिर है, जो श्रद्धालु आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 700 मीटर तक के दायरे में ही काम करेंगे। इससे ज्यादा ये नेटवर्क काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब यह है कि पर्यटन के विकास के लिए और जो फॉरेस्ट के क्षेत्र में जो अराजक तत्वों की गतिविधियां थी, जैसा कि अभी पहली खबर में मैंने पढ़ा, उनको रोकने के लिए जो है ये खास कदम उठाया गया है। क्यों फरमात? जी जी जी, दरअसल इसमें क्या है कि जो वाईफाई लगा है ये एक ऐसा इंटरफेस है कि बहुत ही अत्याधुनिक, जो हर एक एक्टिविटीज को जो मोबाइल में होगी उसका रिकॉर्ड रहेगा। जैसे कि अभी तक वाईफाई में वीडियो कॉलिंग की कोई डिटेल एक्सेस नहीं होती वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, लेकिन इस वाईफाई में वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, ये सब जितनी भी कॉलें होंगी है, तो इसकी सारी डिटेल मौजूद रहेगी, जिससे कि ये पता चल सकेगा कौन कैसी क्या गतिविधि कर रहा है। तो ऐसे में, क्योंकि ये जो इलाका है ये एक फॉरेस्ट उसका है, रेंज है ये, जिसे शिवालिक फॉरेस्ट रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ वन प्रभाग के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उन्हें भी दिक्कत होती थी। ऐसे में अब ये है कि किसी को अगर कनेक्टिविटी लेनी है तो वो अधिकारी या कर्मचारी उस हॉटस्पॉट पॉइंट पे आके अपनों से जुड़ सकता है जी। इसमें एक खास बात ये रहेगी कि ये एक रोजगार परक भी योजना है इसे, क्योंकि इसे कम उसमें जो है ना, कम पैसे में कहो या कम रेट में एक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि श्रद्धालु आते हैं, खासकर ये उस मंदिर के लिए है, शाकुंभरी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, तो उसमें जो ये स्टॉल होती है सामग्री की या उसे प्रसाद की, तो उन दुकानों को उस चीज को अथराइज किया जाएगा कि वो यूजर से या श्रद्धालु से एक निश्चित मतलब पैसे में या कीमत में एक निश्चित डेटा प्रोवाइड कराए। जी जी फरमात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो सेवा शुरू हुई है सहारनपुर और उससे 45 किलोमीटर के आसपास के एरिया में। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अब आइए बढ़ते हैं बुलेटिन में अगली खबर की ओर, जो बेहद चौंकाने वाली है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर डीसीएम और रोडवेज बस में टक्कर से 12 यात्री घायल हो गए हैं। एक गंभीर रूप से घायल यात्री को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायल यात्रियों को बाराबंकी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 50 यात्री इस बस में सवार थे। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर द्वारा कान में हेडफोन लगाकर गाड़ी चलाने से यह हादसा घटित हुआ है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर द्वारा मोबाइल से गाना बदलने के दौरान बस अचानक अनियंत्रित हो गई और डीसीएम से जा टकराई। बस बढ़नी से लखनऊ की तरफ जा रही थी। यह हादसा बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मोहम्मदपुर चौकी के पास हुआ है। महमूदपुर चौकी के पास यहाँ पे ड्राइवर मतलब गाने लगा रखा था बस में, और हाँ जी ड्राइवर ने गाने लगा रखे थे और कान में लीड भी लगा रखी थी साथ में।
वो गाना चेंज करने के चक्कर में सर इसने सामने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी भी स्पीड में कर रखी थी ड्राइवर ने, और पापा ने बोला भी सामने देख लो, सामने देख लो, देखा नहीं, एकदम से ट्रक सामने आ गया, उसमें लक्कड़ लदे हुए थे, जाके एकदम से टक्कर उसी में जाके हुई, और जिससे कि काफ़ी लोगों को चोट भी लगी है। ड्राइवर ने ईयरफोन लगाने के कारण ये घटना घटी हमारी, और ड्राइवर गाना चेंज कर रहा था, ड्राइवर को काफ़ी बार बोला चेंज करे, ड्राइवर ने कोई सुनाई नहीं दे रहा ईयरफोन लगाने के चक्कर में, और गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज थी और आगे जाके ट्रक से टकरा गई, और मेरे डैडी आगे बैठे थे, उनके कारण मैं बच गया, वरना शीशे के बाहर मैं भी गिरता, मेरा फ़ोन बस से बाहर नीचे गिर गया। मोबाइल चला रहा था सर जी ड्राइवर, और मैं हल्ला करते करते कि ड्राइवर गाड़ी देखो, आगे फ़ोन छोड़ो, लेकिन रीढ़ के आगे सुनाई नहीं पड़ा, और गाड़ी में ब्रेक भी नहीं लगाया, हाँ गाड़ी फुल स्पीड में लगी जा करके। सर क्या ये आज 8:20 पे 112 पे सूचना आई कि लखनऊ फैजाबाद रोड पर एक DCM जा रही थी आगे, और उसके पीछे बलरामपुर डिपो की रोडवेज बस थी। DCM वाले ने अचानक ब्रेक लगाई, बस के चालक ने कंट्रोल नहीं कर पाया, उसमें जाकर के बस लड़ गई थी। इसकी सूचना पर तत्काल हम लोगों ने, पुलिस ने अटेंड किया, जिसमें कुल 13 लोग घायल हुए थे। तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और रोड को क्लियर करा दिया गया है। सभी को फर्स्ट एड की सुविधा दे दी गई है, सबका इलाज चल रहा है, और हालत जिनकी नाजुक थी उनको रिफर कर दिया गया है, बाकी कुशलता है। और इस खबर पर और बातचीत के लिए चलते हैं बाराबंकी में मौजूद दूरदर्शन के संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के पास। नितिन, एक तरफ जहां हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इतने सख्त नियम बना रही है, लोगों को लगातार जागरूक कर रही है कि हेडफोन्स का इस्तेमाल गाड़ी चलाते समय ना करें, रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ना करें। उस बीच ये हमारे बस चालक साहब जो इतनी लापरवाही से प्रशासन की सारी कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण ये घटना घटी है, ये बेहद शर्मनाक है। और क्या अब इस घटना के बाद परिवहन विभाग ऐसे चालकों पर कोई कार्रवाई करने का नियम बनाने जा रहा है कि नहीं? जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बस थी, तो ऐसे में जिम्मेदारी ड्राइवर की और ज्यादा है, क्योंकि 50 से 55 यात्री इस बस में सवार थे। और उत्तर प्रदेश सरकार तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है कि ईयरफोन लगाकर बस पे ना ड्राइव करें, गाड़ी ना ड्राइव करें, रोड ना पार करें, रेलवे क्रॉसिंग ना पार करें। लेकिन इस तरह से बड़ी लापरवाही ये बस ड्राइवर की है, जिसमें 12 यात्री घायल हुए हैं। गनीमत ये रहेगी कोई ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ, किसी की जान की क्षति नहीं हुई। तो ऐसे में ये बड़ी लापरवाही है। उत्तर प्रदेश परिवहन को इसको लेकर जरूर कोई ना कोई नियम बनाना चाहिए कि ड्राइवर के पास या तो ड्राइविंग के समय फोन ना हो या वो फोन पे बात ना कर रहा हो। इसको लेकर एक कड़ा नियम बनाने की बहुत आवश्यकता है। और नितिन, सबसे बड़ी चीज है कि लोग जो है वो अगर कहीं अपने एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो ज्यादातर रोडवेज बस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सुविधा एक विश्वसनीय सुविधा है और यहाँ का चालक एक जिम्मेदार चालक होगा, कंडक्टर जिम्मेदार होगा। उस बीच इस तरह की जो है वो लापरवाही बेहद शर्मनाक है। क्यों? जी, वही मैंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश परिवहन की बस थी, ऐसे में इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जान के ही यात्री रोडवेज बस पे यात्रा करता है कि उसकी सेफ जर्नी रहेगी, सुरक्षित यात्रा रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे बात करने के लिए इस विषय पर। और अब बुलेटिन में बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी में काशी तमिल संगमम के आयोजन में हुए शामिल। युवाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया अवलोकन। क्रिकेट प्रतियोगिता में बांटे पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रदेश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर दी जाएगी स्वास्थ्य एटीएम और फोन से परामर्श की सुविधा। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किसानों से किया संवाद। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अच्छी खाद, मिट्टी की परीक्षण और नई कृषि तकनीक को बताया जरूरी। सहारनपुर में निःशुल्क वाईफाई पीएम वाणी योजना की हुई शुरुआत। आम नागरिकों को सस्ती दरों पर मिलेगी 5G की इंटरनेट सेवा। सहारनपुर के वन क्षेत्र की निगरानी में भी मिलेगी मदद। और बाराबंकी में एक वाहन से रोडवेज बस की टक्कर में 12 यात्री हुए घायल। यात्रियों ने चालक द्वारा यात्रा के दौरान मोबाइल के प्रयोग से बस के अनियंत्रित होने का लगाया आरोप।
10 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।